बच्चों ये कुछ डाउट हैं, दीक्षित के डाउट हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखना। बच्चे इसमें हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में क्या हुआ, एंगल हाफ हो गया ना। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर। 4x का हाफ क्या होगा, 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर। 2x का हाफ क्या होगा, x। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x हो गया अपॉन साइन स्क्वायर x, ऐसे हो गया ना। अब देखो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया, इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चे हमें पता है ना फॉर्मूला लिमिट का, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है ना, ये फॉर्मूला पता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, यहाँ पे मिलेगा 2x होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 4, और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, ये दीक्षित तुम्हारे डाउट्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टिक्स ये 0,0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात क्या कि पैराबोला के, अगर पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हो तो कितने टाइप का बनता है बच्चे, एक तो ऐसे बनता है पैराबोला, एक ऐसा बनता है पैराबोला। देखो, एक तो ऐसा बनेगा अगर पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे हो, और जो एक्सिस है अगर वो एक्स एक्सिस है, तो ये बना। इस पैराबोला के इक्वेशन क्या होता है बच्चे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। अगर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो इसी टाइप के दो इक्वेशन बनते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जिसका वर्टेक्स दे रखा है 0,0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 से। अब एक बात बताओ कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, 2,3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पैराबोला तो हो नहीं सकता है बिकॉज ये पैराबोला तो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये पैराबोला होगा। मतलब क्या होगा कि जो पैराबोला का इक्वेशन होगा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x टाइप होगा। तो ऐसे लिखेंगे क्लियरली, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 0,0 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस कहाँ बच्चे, एक्स एक्सिस पे, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, थ्रू द पॉइंट 2,3 will be y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब एक बात बताओ कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें a का वैल्यू चाहिए। अगर हमें ये स्मॉल a का वैल्यू मिल गया तो फिर पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी।
तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये तो 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2,3 इसमें सब्सिट्यूट कर दो, y की जगह 3 डालो तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, और x की जगह 2 डालो तो यहाँ से क्या होगा 9 इज इक्वल्स टू 8a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/8। अब बच्चे ये जो a का वैल्यू मिल गया इसको दोबारा सब्सिट्यूट कर दो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में, तो तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, a का वैल्यू क्या निकाला हमने 9/8x, तो ये क्या हो जाएगा 9/2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, इसका मतलब 2y स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर हो गया, मीन्स पैराबोला का इक्वेशन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बच्चे, देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो हमें फाइंड आउट करना है इन विच द वाई-जेड प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक हमें लाइन सेगमेंट मिलेगा। जैसे देखो क्या बोल रहा हूँ, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया P -2 4 7, और दूसरा पॉइंट मिल गया हमें Q 3 -3 8। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट मिला, इस लाइन सेगमेंट को बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को वाई-जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एज्यूम कर लिया। देखो बच्चे, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में क्वेश्चन का पार्ट है नहीं, समझ में आ रही है बात, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये वाई-जेड प्लेन हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या हमारा वाई-जेड प्लेन है, इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट करता है, मान लेते हैं कि पॉइंट एस पे कट करता है, तो हमें ये रेशियो चाहिए। ठीक है, ये जो वाई-जेड प्लेन है पी क्यू लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने एज्यूम कर लिया कि जो वाई-जेड प्लेन है पी क्यू लाइन सेगमेंट को λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, जब भी हम कोई भी अननोन रेशियो एज्यूम करते हैं तो एक बात को याद रखना, हमेशा इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर लैम्डा की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल गई तो इसका मतलब है कि इंटरनल डिवीज़न था, और अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव मिल गई इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीज़न है। बट फॉर्मूला हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इंटरनल डिवीज़न का, याद रखना इस बात को। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि इस लाइन सेगमेंट को वाई-जेड प्लेन λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्या ऐसे क्रॉस करेंगे, एस लैम्डा को इधर और 1 को इधर, तो क्या होगा λ×3, तो 3 लैम्डा, 1 × -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ऐसे ही लगाते हैं ना इंटरनल डिवीज़न, फिर λ×-3 -3 लैम्डा, और फिर क्या होगा 1 × 4 प्लस का 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ऐसे लगा दिया। फिर क्या होगा λ×8 8 लैम्डा, 1 × 7 प्लस 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ऐसे ले लिया। ठीक है, और ये जो एस पॉइंट है ये लाई कहाँ कर रहा है, ये एस पॉइंट है वाई-जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो वाई-जेड प्लेन पे किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे एज पॉइंट एस लाइज ऑन वाई-जेड प्लेन, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एज पॉइंट एस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और पॉइंट एस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 लैम्डा -2 इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/3। तो रेशियो क्या मिल गया, अननोन रेशियो क्या मिल गया हमें 2/3। अब बताओ लैम्डा का वैल्यू तो हमें पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या है कि जो वाई-जेड प्लेन है वो पी क्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 2:3 रेशियो में। अगर सपोज डैट लैम्डा का वैल्यू निगेटिव आता, अज्यूम करो कि मान लो कि लैम्डा का वैल्यू -2/3 आता, हमने अज्यूम कर लिया, तो इस केस में क्या होता,
तब भी हम रेशियो लिखते हैं ना बच्चे, तो पॉजिटिव ही लिखते हैं। आंसर में पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो, तो हम रेशियो क्या बताते, रेशियो -2/3 नहीं बताते, तो फिर गलत हो जाएगा। रेशियो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम तो रेशियो तो बताते 2/3, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो डिवीज़न है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। डिवीज़न एक्सटर्नल है बट डिवाइड तो 2:3 ही रेशियो में कर रहा है, इस बात को समझना है, ठीक है। और एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी हम लोग अननोन रेशियो लेते हैं तो हमेशा इंटरनल डिवीज़न यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर रेशियो पॉजिटिव इसका मतलब इंटरनल डिवीज़न है, रेशियो नेगेटिव इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीज़न है। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 2:3। पूछ रहा रेशियो तो हमने निकाल दिया, ठीक है। ये हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया हमारा क्लियर। अब आते हैं बच्चों इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट देखो क्या है, क्या लिखा हुआ बच्चे, 4x + 3 < 6x + 7। इसको सॉल्व करना है। 4x - 6x < क्या हो जाएगा, 7 - 3, तो ये हो जाएगा -2x < 4। तो x > -2, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो लेस देन से ग्रेटर देन हो गया। अब क्या बोल रहा है कि x जो है -2 से बड़ा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी। -2 भी ले नहीं सकते बिकॉज -2 एक्सक्लूडेड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बस हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2√2 एंड 4√2। 4√2 और 2√2 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो पहले ये बताओ a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो √√ab होता है। तो यहाँ पे a की जगह क्या दे रखा है, 2√2 एंड b की जगह क्या दे रखा है, 4√2। तो बच्चे इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ab। तो क्या होगा, a की जगह डालो 2√2 और b की जगह क्या डालोगे, 4√2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और √2 मिलके हो जाएगा 2। तो 8 × 2 √16, √16 का मतलब 4, तो 4 ऑप्शन होगी, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन 2 पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है, ये तो थ्योरी है बच्चे, √√ab। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 - cos x अपॉन x²। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 - cos x का वैल्यू क्या होगा बच्चे, 1 - cos x का होगा 2 sin² x/2 अपॉन x²। ठीक है, 1 - cos x, ये फॉर्मूला लगेगा। अब मैंने क्या किया, 2 को तो बाहर किया लिमिट से, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin² x/2। अब मैंने क्या किया, x/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और एक 1 अपॉन x² लिखा है उसको भी लिख दिया। अब बच्चे ये लिमिट तो 1 हो गया, sin² x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ये लिमिट 1 हो गया। 2 हमने बाहर निकाल रखा है, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये क्या हो जाएगा, x²/4 इंटू 1 अपॉन x²। तो x² कैंसिल हो गया, 2/4 हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो कौन सा आएगा बच्चे इसमें, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो cot x का जो डेरिवेटिव वो तो स्टैंडर्ड है, cot x का क्या होता है, -cos² x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सर्कल, सॉरी फॉर द सर्कल। ये सर्कल के लिए ये पॉइंट इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है, या ऑन द सर्कल है। एक सर्कल दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है। अब बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, या ऑन द सर्कल है, क्या है बताओ। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास सर्कल क्या दे रखा है, x² + y² इज इक्वल्स टू 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + y² इज इक्वल्स टू 5²। बच्चे इस सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 5। क्लियर है।
पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है -2.5 एंड 3.5। अब एक बात बताओ, सिंपल आईक्यू से बताओ कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर होगा तो मान लेते हैं अगर पी पॉइंट सर्कल से बाहर है तो सेंटर और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। अगर मान लो पी पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है तो पी पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस से के इक्वल होगा। और अगर पी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल है, तो सेंटर और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन रेडियस होगा। ये बात तो आ रही है ना समझ में। तो तुम्हें सिंपल काम क्या करना है कि जो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है, सर्कल का जो सेंटर है ना, और ये जो पॉइंट पी है, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। इसके बीच का डिस्टेंस निकाल के देख लो, अगर तो ये रेडियस के इक्वल है तो पॉइंट जो है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। अगर ये रेडियस के से बड़ा है तो जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। और अगर डिस्टेंस जो है वो रेडियस से लेस है तो फिर ये पॉइंट क्या करेगा, इनसाइड द सर्कल होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। मान लो इस पॉइंट को हमने पी बोल दिया तो हमें सी पी निकालना है, तो सी पी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा, -2.5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अब ये बताओ -2.5 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चे, सी पी का वैल्यू हो जाएगा √6.25, ठीक है। और 3.5 इंटू 3.5 क्या होगा, ये हो जाएगा 12.25। अब 12.25 और इसमें तुम 12.25 प्लस 6.25 ऐड करो, ये हो जाएगा √18.5, ठीक है। अब √18.5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ √18.5, ये बच्चे इसका जो वैल्यू होगा ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा 4.3 समथिंग। रेडियस क्या है 5 और ये सी पी डिस्टेंस क्या आ रहा है 4.3, तो इसका मतलब सी पी क्या है, रेडियस से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का सेंटर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे पास सर्कल क्या दे रखा है, x² y² -8x प्लस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चे सेंटर निकालने के लिए क्या करो, तुम x में जो टर्म्स है ना उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जो y में टर्म्स है उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। x में कौन से टर्म है, एक तो x² -8x है, प्लस यहाँ पे क्या y² प्लस 10y है प्लस 12। अब यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो x² -8x, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का कॉफिशेंट क्या है -8, उसका हाफ क्या होगा -4, तो बच्चे -4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y², 10 का हाफ क्या है बच्चे, 10 का हाफ है 5, तो 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो -4 का स्क्वायर ऐड किया है तो -4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 का स्क्वायर ऐड किया है तो 5 का स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। और ये 12 लिखा हुआ है, ये लिख दिया। हमें क्या निकालना है, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, x -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -16 -25 प्लस का 12। तो ये हो गया x -4 होल स्क्वायर y प्लस 5 होल स्क्वायर और ये -41 प्लस 12, 41 और 12 29 -29। हमें तो सेंटर यहीं से दिख गया, ये तो फालतू कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। -5 ये हो जाएगा -√29, तो इसको लिख सकते हैं √29 का होल स्क्वायर। बेटा रेडियस की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बोल रहा है सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो हमने सर्कल के इक्वेशन को इस फॉर्म में रख लिया।
अब सर्कल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इससे इक्वेट कर दिया। यही होता है ना सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करोगे तो एच का वैल्यू क्या मिलेगा 4 एंड के का वैल्यू क्या मिलेगा, के का वैल्यू -5 मिलेगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, -5। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 4, -5, 6, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा सी। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8y। इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ चाहिए। तो सबसे पहली बात कि लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू क्या होता है, 4a के इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 × 2a। तो यही है ना बच्चे a का वैल्यू, तो ये a का वैल्यू 2 यहाँ डाल दो, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8। तो हो गया बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये डाउट हो गया क्लियर। चलो, थैंक यू वेरी मच।